क्या किसी देश का संविधान सिर्फ एक किताब हो सकता है, पत्थर की लकीर? बिल्कुल नहीं। भारत का संविधान तो एक जीती जागती इकाई है जो देश के साथ साथ सांस लेता है, बदलता है और विकसित होता है। और इस विकास का सबसे बड़ा जरिया है संवैधानिक संशोधन। 1951 से लेकर आज तक ऐसे कई बड़े बदलाव हुए हैं जिन्होंने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए 1951 से शुरू हुए इस सफर को आज विस्तार से समझते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या चीज? बहुत आसान है। समझिए ये संविधान का एक तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट है। जैसे हम अपने फोन को अपडेट करते हैं ताकि वो नए फीचर्स के साथ चलता रहे, वैसे ही ये संशोधन संविधान को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखते हैं। ये किसी भी मजबूत लोकतंत्र की निशानी है जो समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने की ताकत रखता है। लेकिन संविधान को बदलना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 368 में एक कह सकते हैं लॉकिंग मैकेनिज्म है। इसके 3 लेवल हैं। पहला लेवल है सिंपल मेजॉरिटी, मतलब साधारण बहुमत। ये नए राज्य बनाने जैसे बदलावों के लिए है। फिर आता है दूसरा थोड़ा मुश्किल लेवल, स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें ज्यादातर सांसदों की सहमति चाहिए, खासकर जब मौलिक अधिकारों जैसे जरूरी हिस्सों में बदलाव करना हो। और सबसे ऊपर सबसे सख्त लेवल है जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ देश के आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। जीएसटी जैसा बड़ा बदलाव जो पूरे देश पर असर डालता है, वो इसी रास्ते से आया था। ये व्यवस्था पक्का करती है कि संविधान के मूल ढांचे से कोई आसानी से छेड़छाड़ ना कर सके। तो आगे हमारी ये यात्रा कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे संविधान एक जीवित दस्तावेज है। फिर जानेंगे कि संशोधनों ने भारत का नक्शा कैसे बदला। बात करेंगे महासंशोधनों के टकराव की, लोकतंत्र के विस्तार की और सामाजिक न्याय की। और हाँ, आखिर में एक मास्टर चीट शीट भी है ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, संविधान एक जीता जागता दस्तावेज। और इसकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा हुई भूमि सुधारों को लेकर। जरा सोचिए, देश को आजाद हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ है और 1951 में ही पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। क्यों? वजह थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना। लेकिन जमींदार लोग इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दे रहे थे। इसका एक हल निकाला गया, 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल बनाकर। ये एक ऐसी समझिए एक सुरक्षित तिजोरी थी जिसमें डाले गए कानूनों पर अदालतें सवाल नहीं उठा सकती थी। ये इस बात का पहला सबूत था कि हमारा संविधान जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं उस दौर में जब संशोधनों ने एक औजार का काम किया, आधुनिक भारत का राजनीतिक नक्शा बनाने के लिए। यहां एक बड़ी दिलचस्प दोहरी कहानी चलती है। एक तरफ देश के अंदर 7वें संशोधन ने भाषा के आधार पर राज्यों को एक नया आकार दिया, और दूसरी तरफ 10वें, 12वें और 14वें संशोधनों ने गोवा और पुदुचेरी जैसे इलाकों को, जो पहले यूरोपियन कॉलोनियां थीं, उन्हें भारत का अभिन्न अंग बनाया। यानी संशोधनों ने देश को अंदर से भी गढ़ा और बाहर से भी। पूर्वोत्तर का एकीकरण तो रणनीतिक तौर पर बहुत ही जरूरी था। 13वें संशोधन से नागालैंड बना और 22वें से मेघालय। लेकिन सिक्किम की कहानी वो तो सबसे अलग है। पहले 35वें संशोधन से ये भारत का सहराज्य यानी एक एसोसिएट स्टेट बना, और फिर ठीक एक साल बाद 36वें संशोधन ने से भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया। अच्छा, 8वीं अनुसूची की भाषाएं कैसे याद रखें? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। एक सिंपल सा गणित का फॉर्मूला, 21 + 71 = 92। देखिए, 21वें संशोधन से आई सिंधी, 71वें से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और जब इन दोनों को जोड़ दें यानी 92वां संशोधन, तो उससे आई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। हो गई ना पूरी 22 भाषाएं। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान के इतिहास के शायद सबसे नाटकीय अध्याय पर। 2 बड़े ताकतवर संशोधनों का आमना सामना, सत्ता और अधिकारों की एक जबरदस्त लड़ाई। एक तरफ था 42वां संशोधन जो 1976 में इमरजेंसी के दौरान आया। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसने सरकार की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। फिर इसके ठीक 2 साल बाद जब सरकार बदली तो आया 44वां संशोधन। इसका मकसद था एक महासुधार करना। इसने 42वें संशोधन के कई विवादास्पद बदलावों को पलट दिया, जैसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना और इमरजेंसी के नियम सख्त करना ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। ये सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली थी।
तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन संशोधनों ने हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा किया और सत्ता को आम लोगों तक पहुंचाया। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक क्रांति थी। 61वें संशोधन ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। सोचकर देखिए, रातों रात करोड़ों युवा भारतीय देश की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। तो एक तरफ 61वें संशोधन ने युवाओं को आवाज दी, तो वहीं 52वें संशोधन ने दल बदल विरोधी कानून लाकर राजनीति में थोड़ी स्थिरता लाने की कोशिश की। और इसी दौर में 69वें संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया। हर कदम लोकतंत्र को मजबूत करने की तरफ था। और फिर साल 1992 में आए वो दो संशोधन जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए, 73वां और 74वां। इन्होंने पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर शासन की एक तीसरी परत बनाई। इसका मतलब क्या था कि सत्ता अब सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो गांव और मोहल्ले तक पहुंच गई। सही मायने में पावर टू द पीपल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो संविधान की आत्मा से जुड़ा है, सामाजिक न्याय और बराबरी का अधिकार। देखते हैं संशोधनों ने इसे कैसे मजबूत किया। आधुनिक दौर के संशोधनों ने भी संविधान को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा, जैसे कि 86वां संशोधन जिसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया, या फिर 100वां संशोधन जिसने बांग्लादेश के साथ सालों पुराना सीमा विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और हाँ, 101वां संशोधन जिसने एक राष्ट्र एक कर के विचार के साथ जीएसटी लागू किया, जो देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है। प्रतिनिधित्व की एक कहानी भी बहुत जरूरी है। शुरुआत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए था, लेकिन हर 10 साल पर संशोधनों के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया। हाल ही में 104वें संशोधन ने इसे 2030 तक बढ़ा दिया। लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव भी हुआ। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो सीटें आरक्षित होती थीं, उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। हाल के संशोधन तो सीधे सीधे सामाजिक न्याय पर केंद्रित रहे हैं। 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक ताकत दी। 103वें ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता खोला। और सबसे नया 106वां संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, ये लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को हकीकत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो ये एक लंबा और दिलचस्प सफर था, है ना? चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ समेटने के लिए पेश है एक मास्टर चीट शीट। इस मास्टर चीट शीट में सब कुछ एक जगह है। हमने देखा कि कैसे संशोधनों ने भारत के राज्यों को आकार दिया, भाषाओं को सम्मान दिलाया। फिर हमने 42वें और 44वें के जरिए सत्ता और अधिकारों की लड़ाई को समझा, और आखिर में कैसे मतदान की उम्र से लेकर पंचायतों, शिक्षा और महिला आरक्षण तक लोकतंत्र और न्याय का दायरा बढ़ता चला गया। ये क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट